ओके, तो ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, ये आपके एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि आप फाउंडेशन की क्लास में पढ़ रहे हो, फाउंडेशन की क्लास में ये टॉपिक है, इसलिए मैं इसको आगे लेकर चल रहा हूँ। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको जनसंख्या नियंत्रण, जन्म नियंत्रण अथवा गर्भ निरोधन की विधियों के विषय में बताया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके विषय में समझाया था। उल्ब भेदन या एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, इसके विषय में मैंने आपको बताया था। आज हम जनन स्वास्थ्य से संबंधित दूसरी समस्या पर चर्चा करेंगे। दूसरी समस्या का नाम है वंध्यता या इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इसका मतलब क्या है, तो ध्यान दो। वंध्यता या इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? सामान्य अर्थों में पति पत्नी के मुक्त सहवास, असुरक्षित सहवास, मैथुन करने के बावजूद संतान उत्पन्न नहीं होने की स्थिति को ही हम इनफर्टिलिटी या वंध्यता कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुन लो, पति पत्नी के द्वारा मुक्त रूप से, असुरक्षित रूप से सहवास करने के बावजूद, मैथुन करने के बावजूद उनके संतान उत्पन्न नहीं होना ही वंध्यता या इनफर्टिलिटी कहलाता है। ओके, हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो वंध्यता का जो दोष है वो पूरा की पूरा महिला के माथे मर दिया जाता है। ये महिला ही ऐसी है जिसके बच्चे पैदा नहीं होते, जबकि ये गलत है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के जो कारण है वो पुरुष में भी हो सकता है और महिला में भी हो सकता है। हमारे भारत देश में लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है, तो इसका दोष भी महिला के माथे मर दिया जाता है। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो इसका दोष भी महिला के माथे मर दिया जाता है, जबकि ये बात गलत है। साइंस के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। विज्ञान के दृष्टिकोण से इस वंध्यता की, इनफर्टिलिटी की स्थिति के लिए पुरुष और महिला दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक जिम्मेदार हो सकता है। तो मैंने आपको परिभाषा बताई, वंध्यता किसे कहते हैं। अब वंध्यता के कारण क्या है, तो बात मैं पहले करूं पुरुष वंध्यता के कारण, पुरुष में इसके क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकता हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे आप। पुरुष के शरीर से जो सीमेन निकलता है, वीर्य निकलता है, उसमें शुक्राणुओं की संख्या का कम होना इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा, उस वीर्य में, उस सीमेन में शुक्राणु का एब्सेंट होना भी इसका एक कारण हो सकता है। शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं हो, नील शुक्राणु या बहुत कम मात्रा में शुक्राणु होना इस निसंतानता का प्रमुख कारण हो सकता है, पुरुष की वंध्यता का कारण हो सकता है। तीसरा कारण, पुरुष के शुक्राणु कमजोर हो, जनन निषेचन करने योग्य नहीं हो, यह तीसरा कारण हो सकता है। चौथा कारण, पुरुष के शुक्राणु महिला के शरीर में पहुंचकर अंडाणु तक पहुंचते पहुंचते अपनी गतिशीलता खो देते हैं, अपनी गतिशीलता खो देते हैं, ये इसका कारण हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण, जो पांचवा कारण है, कि पुरुष में, पुरुष के जो मैथुन अंग है, पेनिस, शिश्न, उसमें इरेक्टाइल या उच्छ्राई क्षमता नहीं हो, अर्थात पुरुष अपनी साथी महिला को वीर्य सेचित करने में असमर्थ हो। ये इसके प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से पुरुष वंध्यता हो सकती है। अब बात आती है महिलाओं में, कि महिलाओं में वंध्यता के क्या कारण हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं महिलाओं की, महिलाओं में वंध्यता के कारण। तो ध्यान दो,
पहला कारण नंबर 1, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। का नहीं होना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिस महिला में आर्तव चक्र नहीं होगा वह महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। जरूरी है कि उसमें आर्तव चक्र हो। अब जिस महिला में आर्तव चक्र होता ही नहीं तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, पहला कारण तो है। दूसरा, आर्तव चक्र हो तो रहा है लेकिन अंडपुटिकाओं का परिपक्वन नहीं हो रहा, अंडपुटिकाओं का मैच्योरेशन, परिपक्वन नहीं होता है, परिपक्वन नहीं होना। मतलब हमने बताया था आपको कि महिलाओं के अंदर जो अंड जनन है, oogenesis, वो उसकी स्वयं की गर्भ अवस्था में शुरू हो जाता है। जन्म लेने से पहले ही उसके अंडाशय में अपरिपक्व अंडपुटिकाएं बन जाती हैं, जो जन्म के बाद जब महिला यौवनारंभ अवस्था में आएगी तो उन अपरिपक्व अंडपुटिकाओं से परिपक्व अंडपुटिकाओं का निर्माण होता है। और ये सारी क्रिया हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। अब इसमें हार्मोन असंतुलन हो जाए, किसी हार्मोन की कमी हो जाए और उसकी वजह से वह अंडपुटिका परिपक्व नहीं हो पाए। जब अंडपुटिका ही परिपक्व नहीं होगी तो अंडा भी नहीं बनेगा, और जब अंडा बनेगा ही नहीं तो निषेचन भी नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो स्वाभाविक बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है। तीसरा कारण है बच्चेदानी का। बच्चादानी जिसको बोलते हैं हम गर्भाशय, जिसको बोलते हैं वुम्ब, जिसको बोलते हैं यूटेरस का छोटा होना, का छोटा होना। मतलब महिला में बच्चेदानी तो है, उसमें गर्भाशय तो है, लेकिन उसमें इतना स्पेस नहीं है कि उसके अंदर बच्चा पूरी तरह डेवलप हो पावे। ऐसी स्थिति में वो गर्भवती तो हो जाएगी, गर्भधारण तो हो जाएगा, लेकिन बच्चे का पूरा विकास होने के लिए उसमें जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चा बीच में ही, समय से पहले ही नष्ट हो सकता है। तो ये एक समस्या है, बच्चेदानी का छोटा होना। चौथा कारण है महिलाओं में ही निषेचन होता है, उनकी अंडवाहिनी में, उनकी डिंब वाहिनी में, उनकी फैलोपियन ट्यूब में, उनकी ओविडक्ट में। 4 नाम बोले मैंने, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। इसी में निषेचन होता है और एक पर्याप्त मोटाई होती है। लेकिन कुछ महिलाओं में अंडवाहिनी सकड़ी होती है, इतनी सकड़ी होती है कि उसमें अंडा मूव नहीं कर सकता। निषेचन हो जाएगा लेकिन निषेचन होने के बाद वो मूव कर ही नहीं पाएगा, गर्भाशय में आता ही नहीं है, परिणाम स्वरूप वो वहीं रह जाता है। और वहाँ रहकर यदि वो डेवलप करेगा तो अंडवाहिनी फटने का डर रहता है। तो अंडवाहिनी का सकरा होना, अंडवाहिनी का सकरा होना भी इसका एक कारण हो सकता है। और 5वें कारण की यदि हम बात करें तो महिला के जो वेजिना है, योनि, और गर्भाशय गिरवा, सर्विक्स, उसका जो रासायनिक संगठन है वो शुक्राणुओं के लिए प्रतिकूल हो सकता है। शुक्राणुओं के लिए प्रतिकूल, जैसे शुक्राणु आएंगे उस रासायनिक संगठन की वजह से वो नष्ट हो जाएंगे, यहीं आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ कारण हैं महिलाओं में बंध्यता के। बच्चेदानी का छोटा होना, अंडवाहिनी का सकरा होना, अंडपुटिकाओं का परिपक्व नहीं होना, आर्तव चक्र का नहीं होना, वेजिना अथवा सर्विक्स के केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन का शुक्राणुओं के लिए प्रतिकूल होना, ये कुछ कारण हैं। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से महिला संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। और पुरुषों के कारण मैंने आपको बताए कि उनके शिश्न का उत्साही नहीं होना, इरेक्टाइल नहीं होना, अर्थात पुरुष के द्वारा अपनी साथी महिला को वीर्य सेचित करने में असमर्थ होना, उसमें नील शुक्राणु होना, शुक्राणु संख्या का कम होना अथवा शुक्राणुओं का कमजोर होना, ये पुरुष बंध्यता के प्रमुख कारण हैं। तो मैंने आज अभी आपको एक टॉपिक क्लियर किया कि इनफर्टिलिटी, बंध्यता किसे कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, पति पत्नी के द्वारा
मुक्त रूप से असुरक्षित रूप से सहवास मैथुन करने के बावजूद उनके संतान उत्पन्न नहीं होने की स्थिति को हम वंध्यता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इसके लिए पुरुष अथवा महिला अथवा दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं, दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। केवल ये कह देना कि महिला इसके लिए जिम्मेदार है, ये गलत होता है। तो ये एक समस्या हुई। अब समस्या है तो समाधान की बात होंगी। ऐसे पति पत्नी जिनके संतान उत्पन्न नहीं हो रही है किन्हीं कारणों से, तो उनको संतान प्राप्ति के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, तो उनके लिए हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक है नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो दोबारा ध्यान दो, दूसरा टॉपिक सहायक जनन प्रौद्योगिकी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। परिभाषा सुन लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है दो तरीके से। ART का पूरा नाम बताइए, ART का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, हिंदी में बोलेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी। क्या होती हैं परिभाषा, उसको ध्यान से सुनिए। निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्त करवाने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकों को, विधियों को, तरीकों को हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्त करवाने हेतु जिन विधियों का, जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है उन्हीं को हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब कौन कौन से सहायक जनन प्रौद्योगिकी हैं प्रमुख रूप से, तो ध्यान दीजिए। प्रमुख रूप से जो विधियां हैं उनमें नंबर 1 IVF, पूरा नाम है इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब पात्रे निषेचन। इसे हम परख नली शिशु भी कहते हैं, परख नली शिशु विधि भी कहते हैं। परख नली शिशु विधि मतलब जब महिला में निषेचन नहीं हो पाता हो अथवा पुरुष अपनी साथी महिला को वीर्य सेचित नहीं कर पाता हो, लेकिन उनके शरीर में अंडे और शुक्राणु बन रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उन पति पत्नियों के शरीर से अंडे और शुक्राणु निकालकर प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में, शरीर जैसी परिस्थितियों में परख नली के अंदर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन करवाया जाता है, पात्र में, परख नली में। इसलिए इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। परख नली के अंदर करवाया इसलिए इसको परख नली निषेचन कहेंगे। निषेचन करवाते हैं। निषेचन के बाद जायगोट को अथवा मोरूला को अथवा ब्लास्टूला को, ब्लास्टोसिस्ट, जायगोट को अथवा मोरूला को अथवा ब्लास्टोसिस्ट को परख नली से निकालकर यांत्रिक साधनों से महिला के गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है, तो ये एक तरीका होगा। इसको अब पूरा केवल परख नली में निषेचन करवाया जाता है, बाकी का जो डेवलपमेंट है बच्चे का, भ्रूण का जो विकास होगा वो माता के गर्भाशय में ही होगा। अब यहाँ पर माता दो प्रकार की हो सकती है। यदि माता अंडे तो उत्पन्न कर रही है
लेकिन वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, उसकी बच्चेदानी छोटी है या और कोई कारण है, वो गर्भ धारण करने में असमर्थ है। तो ऐसी परिस्थिति में उस माता के गर्भ को दूसरी माता के गर्भाशय में विकसित होने के लिए अंतरारोपित किया जाता है। उस दूसरी महिला को, जिसका ना तो अंडाणु है ना शुक्राणु है, लेकिन वो दूसरे के बच्चे को विकसित करने के लिए अपना गर्भाशय दे रही है, ऐसी मदर को कहा जाता है धात्रे माँ। धात्रे मीन्स धारण करने वाली माँ, सैरोगेट मदर। क्या बोलेंगे उसको? सैरोगेट मदर, जो केवल दूसरे के बच्चे को विकसित करने के लिए अपना गर्भाशय दे रही है, अपना गर्भाशय यूज करने के लिए दे रही है। वो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भाशय में विकसित करती है, जबकि ना तो उसमें अंडा है, जेनेटिकली आनुवांशिक दृष्टि से उस बच्चे का उस महिला से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अंडा दूसरी महिला का है, शुक्राणु जो है वो उसके पति का है। वो तो केवल उस बच्चे को विकसित करने के लिए अपना गर्भाशय दे रही है, इसीलिए उसको कहा जाता है सैरोगेट मदर, धात्रे माँ। और इस प्रक्रिया में जिस महिला का अंडा काम आया उसको बोलते हैं दात्रे माँ। क्या बोलेंगे? दात्रे माँ। एक है दात्रे माँ, इसको बोलते हैं फॉस्टर मदर, FOSTER, फॉस्टर मदर। अंडे देने वाली, जिसका अंडा काम आ रहा है, उस बच्चे से जेनेटिकली संबंध, आनुवांशिक संबंध रखती है, आनुवांशिक रूप से जो माँ होती है उसकी, वो कहलाती है दात्रे माँ। ठीक। और दूसरा है धात्रे माँ। धात्रे माँ, धारण करने वाली माँ, इसको बोलते हैं सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर। दूसरे के भ्रूण को अपने गर्भाशय में विकसित करने वाली माँ, विकसित करने वाली माँ। ऐसी महिला जो किसी दूसरे के भ्रूण को अपने गर्भाशय में विकसित करती है, वह सैरोगेट मदर कहलाती है, धात्रे माँ कहलाती है, धारण करने वाली माँ कहलाती है। और ऐसी महिला जो किसी दूसरी महिला के शरीर में अपने बच्चे को विकसित करती है, लेकिन आनुवांशिक दृष्टि से वो उस बच्चे की माँ होती है, वो कहलाती है दात्रे माँ। आनुवांशिक दृष्टि से अर्थात जिसने अंडा दिया है, उस प्रक्रिया टेक्निक के अंदर अपना अंडा प्रयुक्त किया है। ठीक है। चोरी चोरी चुपके चुपके एक फिल्म थी, देखी होगी आपने। प्रीति जिंटा एक हीरोइन थी और एक और थी उसके अंदर रानी मुखर्जी, है ना, देखी होगी आपने वो फिल्म निश्चित रूप से। उसमें इसी टॉपिक पर पूरी फिल्म बनी है। एक फॉस्टर मदर है और एक सैरोगेट मदर है। ठीक है, आया ध्यान पिक्चर को? यदि नहीं देखी हो तो आप जरूर देखें। और चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म जो है वो इसी प्रॉब्लम पर, इसी समस्या पर आधारित है। आए दिन आप अखबारों के अंदर ऐड देखते हैं IVF का, IVF का भी ऐड आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, परख शिशु से बच्चे प्राप्त करें, ऐसा एक ऐड आता है। अखबार जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो इसके लिए ऐड निकालते हैं। ठीक। तो ये IVF हुआ परख शिशु का। परख शिशु का मतलब ये नहीं है कि ऐसा बच्चा जो परख में डेवलप हुआ हो ना। परख शिशु में केवल परख के अंदर निषेचन होता है। निषेचन के बाद शेष जो डेवलपमेंट होगा उस भ्रूण का, वो माता के गर्भाशय में होगा। अब वो माता फॉस्टर मदर हो सकती है अथवा वो सैरोगेट मदर हो सकती है। क्लियर? तो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या परख शिशु मेथड कहते हैं, पहली टेक्निक है जो सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। दूसरी विधि का बात करें हम, वो भी एक IVF है, लेकिन इसका नाम है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है इसका? इसको बोलते हैं जीवे निषेचन। जीवे निषेचन यानी कि महिला की अंडवाहिनी में ही निषेचन होने की स्थिति को
इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। शरीर में ही होगा फर्टिलाइजेशन, इसको इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तीसरा है IUI। IUI इसका मतलब है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन इसे दूसरा नाम भी है कृत्रिम गर्भाधान भी कहा जाता है। ये विधि कब काम में ली जाती है? जब पुरुष अपनी साथी महिला को वीर्य सेचित करने में असमर्थ हो, उसका पेनिस सही ढंग से उछाई नहीं होता हो, खड़ा नहीं होता हो, और वह अपने साथी महिला के शरीर में वीर्य का सेचन नहीं कर पाता हो, वीर्य को स्खलित नहीं कर पाता हो, असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में उस पुरुष के शरीर से कृत्रिम साधनों से शुक्राणु या वीर्य को निकाल लिया जाता है और कृत्रिम साधनों की सहायता से ही उसकी साथी महिला के शरीर में उस वीर्य को पहुंचाया जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है IUI, क्योंकि वीर्य गर्भाशय में पहुंचाया जा रहा है, इसलिए इसको कहता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। वीर्य को मादा के शरीर में पहुंचाना वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य सेचन। इसको कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं। ये प्रक्रिया पशुओं में अपनाई जाती है मोस्टली। पशुओं के शरीर से, जो अच्छी नस्ल के पशु होते हैं, उनके शरीर से वैद्युत स्पंदन विधि या स्पंज विधि के द्वारा उनके शरीर से वीर्य निकाल लिया जाता है और फिर उस वीर्य को यांत्रिक साधनों से मादा पशु के जनन अंगों में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें वीर्य को पहुंचाया है। वीर्य में क्या होते हैं? केवल नर युग्मक होते हैं और कुछ ग्रंथियों के द्रव होता है, लेकिन युग्मक कौन सा होगा? नर युग्मक। कौन सा होगा? नर युग्मक। तो तीसरी विधि हुई। चौथी विधि की यदि हम बात करें तो वो है GIFT। जी का मतलब है यहां पर गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट बोले तो युग्मक, ये नर युग्मक शुक्राणु हो सकता है, मादा युग्मक अंडाणु हो सकता है। इन युग्मकों को सीधे ही मादा की अंडवाहिनी में पहुंचाया जाता है, गर्भाशय में नहीं। कहाँ पहुंचाया जाता है? अंडवाहिनी में। इसलिए इसको कहा जाता है गैमिट। G फॉर गैमिट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फैलोपियन, T फॉर ट्रांसफर। गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जहाँ पर अंडवाहिनी के अंदर शुक्राणु अथवा अंडाणु को पहुंचाया जा रहा है। किसी महिला में अंडे ही नहीं बनते, लेकिन उसमें निषेचन हो सकता है, वो गर्भ धारण कर सकती है, लेकिन उसकी समस्या है कि वह उसमें अंडे बढ़ते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरी महिला से अंडा लिया जाएगा और यांत्रिक साधनों से उसकी अंडवाहिनी में उसको अंतःक्षेपित कर दिया जाएगा। फिर उसके पति सामान्य प्रक्रिया के द्वारा उसको वीर्य सेचित करेगा, निषेचन हो जाएगा, गर्भधारण हो जाएगा और आगे का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे GIFT। ऐसा ही एक शब्द और है, पांचवा ZIFT। जेड बोले तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें निषेचन के बाद, निषेचन बाहर करवा लिया जाता है परकनली के अंदर, और निषेचन के तुरंत बाद जो जाइगोट बनेगा, एक कोशिक द्विगुणित, उस जाइगोट को यांत्रिक साधनों से सीधे ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। इसको बोलते हैं ZIFT। जेड बोले तो जाइगोट और जी बोले तो गैमिट। गैमिट की स्थिति में अंडाणु और शुक्राणु को ट्रांसफर करेंगे
और जेड में हम सीधे ही जाइगोट को निषेचन के बाद ट्रांसफर करेंगे। फिर आता है छठा ICSI। इसका मतलब है ICSI का मतलब है इंट्रा सेल्यूलर स्पर्म इंजेक्शन। मतलब जब पुरुष अपनी साथी महिला के अंडे को निषेचित करने में असमर्थ हो, उसके शुक्राणु कमजोर हो, नील शुक्राणु हो, तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे अननोन जिसको कोई नहीं जानता है उसके शुक्राणु लेकर इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट अंड कोशिका में अंत्यक्षेपित करने की विधि को ICSI कहा जाता है। तो पुरुष बंध्यता की स्थिति में दो टेक्निक काम आ रही हैं, पहला IUI और दूसरा है ICSI। पुरुष बंध्यता की स्थिति में प्रयुक्त होने वाली ART विधियों के नाम बताइए। तो IUI और दूसरा क्या है ICSI। IUI में तो कृत्रिम तरीके से वीर्य का सेचन कर दिया जाता है और ICSI में जो है शुक्राणु को सीधे ही अंडे में अंत्यक्षेपित किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो ये प्रमुख सहायक जनन प्रौद्योगिकी हुई IVF, IUI, GIFT, ZIFT, ICS। एक विधि और है, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, 7वां नंबर है IUT। ये तो था IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन, और यहाँ है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें IUI में तो नरयुग्मक शुक्राणुओं को वीर्य के साथ वीर्य सेचित किया जाता है गर्भाशय के अंदर, जबकि यहाँ पर वीर्य सेचन नहीं होता है, बल्कि जाइगोट, मोरूला या ब्लास्टोसिस्ट को सीधे गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है, अंडवाहिनी में नहीं, गर्भाशय में। जब प्रारंभिक भ्रूण को गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है, पहुंचाया जाता है, तो इसको IUT बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और जब अंडवाहिनी में पहुंचाएंगे हम, तो अंडवाहिनी में दो ही चीज़ पहुंचेंगी, या तो गैमिट पहुंचेगा या जाइगोट पहुंचेगा, प्रारंभिक भ्रूण को नहीं पहुंचाया जाता। ओके, तो गैमिट को पहुंचाते हैं तो GIFT, और जाइगोट को पहुंचाएंगे तो ZIFT, और यदि भ्रूण को हम गर्भाशय में पहुंचाएंगे तो वो कहलाएगा IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इस प्रकार ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी की बातें हुई, किस में काम लिया जाता है, ये बातें हुई। ठीक है, अभी मैं अगला टॉपिक आपको बताऊं, उसको ध्यान से